हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कॉमर्स के प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिलीजन इज वन ऑफ द डैश फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस कंज्यूमर बिहेवियर। अब आपको बताना है रिलीजन जो है वो किस फैक्टर के अंदर आता है। सोशल फैक्टर, पर्सनल फैक्टर, कल्चरल फैक्टर या साइकोलॉजिकल फैक्टर। बहुत सिंपल है फ्रेंड्स, आप इजीली बता सकते हैं कि रिलीजन जो है वो हमारा कल्चर फैक्टर के अंदर आता है, क्योंकि हर किसी का कल्चर अलग होता है, हर किसी का रिलीजन अलग होता है। वो उसके अकॉर्डिंग अपना जो बिहेवियर होता है किसी भी चीज को बाय करने का कंज्यूमर का, वो अलग होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि द हैबिट ऑफ द प्यूपिल टू एनालाइज द इंफॉर्मेशन कंप्लीटली एंड इंटरप्रेटिंग इट इज कॉल्ड एस, यानी कि लोगों की वो हैबिट जिसमें वो एनालाइज करते हैं इंफॉर्मेशन को, पूरी तरह से इंटरप्रेट करते हैं, वो क्या कहलाती है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सिलेक्टिव अटेंशन, सिलेक्टिव डिस्टॉर्शन या फिर सिलेक्टिव रिटेंशन। तो फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर ये बात की गई है कि एक पर्सन है या फिर एक लोग हैं जिनकी हैबिट होती है किसी भी चीज को एनालाइज करने की, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके एनालाइज करें फिर उसको इंटरप्रेट करें, वो कहलाती है सेलेक्टिव अटेंशन। क्योंकि हर किसी का जो अटेंशन होता है वो अलग होता है। हर पर्सन अपने अकॉर्डिंग उस चीज को एनालाइज करता है अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, और फिर उसको क्या करता है, इंटरप्रेट करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि डिसोनेशन रिड्यूसिंग बिहेवियर इज। अब डिसोनेशन रिड्यूसिंग बिहेवियर जो है वो कहाँ हमारा आता है। सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन ब्रांड्स एंड हाई इन्वॉल्वमेंट, या फिर सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन ब्रांड्स एंड लो इन्वॉल्वमेंट, या फिर फ्यू डिफरेंस बिटवीन ब्रांड्स एंड हाई इन्वॉल्वमेंट, या फिर फ्यू डिफरेंस बिटवीन ब्रांड्स एंड लो इन्वॉल्वमेंट। यानी कि जो डिसोनेशन रिड्यूसिंग बिहेवियर है वो हमारा कहाँ अलाई करता है। तो फ्रेंड, डिसोनेशन रिड्यूसिंग बिहेवियर जो होता है वो हमारा बहुत कम डिफरेंस बताता है, मतलब फ्यू डिफरेंस बताता है हमारा ब्रांड्स और हाई इन्वॉल्वमेंट के अंदर। यानी कि जो ब्रांड होता है और हाई इन्वॉल्वमेंट होता है किसी भी प्रोडक्ट को लेके, वहां पर हमें ये डिसोनेंस रिड्यूसिंग बिहेवियर हमारा कुछ डिफरेंस को बताता है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे ऑप्शन 3 जो है हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग, इंटरप्रेटिंग, सेलेक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग सेंसरी इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड एज। यानी कि ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर हम एक्वायर करते हैं किसी भी चीज को, इंटरप्रेट करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, और अपनी जो सेंसरी इंफॉर्मेशन है उसके थ्रू ये सारी प्रोसेस करते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है। परसेप्शन कहा जाता है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कहा जाता है, सेलेक्टिव रिटेंशन कहा जाता है, या फिर सेलेक्टिव डिस्टॉर्शन कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी चीज को अपने सेंसरी इंफॉर्मेशन के थ्रू ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं, उस इंफॉर्मेशन को हम एक्वायर करके इंटरप्रेट कर रहे हैं, तो वो हमारा खुद का परसेप्शन होता है। क्योंकि हर पर्सन अपने परसेप्शन के अकॉर्डिंग चीजों को सेलेक्ट करता है, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग इंटरप्रेट करता है, एक्वायर करता है, तो वो उसका परसेप्शन होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डिप्राइव्ड एस्पायर सीकर्स स्ट्राइव आर डिफरेंट। यानी कि ये डिप्राइव्ड एस्पायर सीकर स्ट्राइव जो है वो क्या है डिफरेंट। सोशल क्लास को बताते हैं, कल्चरल क्लास, पर्सनल क्लास, या फिर नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड, डिप्राइव्ड, एस्पायर्ड, सीकर्स, स्ट्राइप्स, ये सारी चीजें हमारी क्या है, ये सोशल क्लास को बताते हैं। डिप्राइव्ड वो होते हैं जिनको अलग कर दिया जाता है बिल्कुल ग्रुप से। एस्पायर होते हैं जिनको जो किसी चीज को लेके एस्पायर होने की कोशिश करते हैं। सीकर्स वो होते हैं जो किसी चीज को अचीव करते हैं या फिर किसी चीज को वो ग्रहण करने की कोशिश करते हैं। स्ट्राइब भी इसी तरह की एक कैटेगरी है। तो यहाँ पे सोशल क्लास है, ये सारी चीजें सोशल क्लास को प्रेजेंट करती हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन है सीकर्स ग्रुप कंटेन। यानी कि जो सीकर्स होते हैं, यानी किसी भी चीज को लेने वाले, ग्रहण करने वाले ग्रुप जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं। फ्रेश वर्कर कहलाते हैं, मिडिल लेवल एम्प्लॉयज कहलाते हैं, पर्सनल कहलाते हैं, या फिर नन ऑफ दीज कहलाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पे सॉरी यहाँ पर बात की जा रही है फ्रेंड्स, आप यहाँ पे नन ऑफ दीज की जगह कर लीजिएगा फ्रेंड्स ऑल ऑफ दीज। ठीक है, ऑल ऑफ दीज होगा, यहाँ पे नन ऑफ दीज नहीं आ सकता, ऑल ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स, सीकर ग्रुप्स जो होते हैं वो हमारे फ्रेश वर्कर्स भी हो सकते हैं, मिडिल लेवल एम्प्लॉयज भी हो सकते हैं, पर्सनल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज भी हो सकते हैं। तो ये सभी हो सकते हैं। तो ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सेल्स प्यूपिल डैश सेम ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि सेल्स पीपल होते हैं वो सेम इंफॉर्मेशन रखते हैं, किस तरह की? तो सेल्स पीपल जो होते हैं वो उनकी जो इंफॉर्मेशन होती है वो कॉमर्शियल इंफॉर्मेशन होती है। थोड़ा अटपटा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लेकिन अगर इसके अकॉर्डिंग हम देखें सेल्स पीपल की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो सेम कैसी होती है, कॉमर्शियल रिलेटेड इंफॉर्मेशन उनकी होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि द थर्ड स्टेज इन बाइंग डिसीजन प्रोसेस फॉर फ्यू प्रोडक्ट इज, यानी कि अगर किसी भी फ्यू प्रोडक्ट यानी कि किसी स्पेसिफिक कैटेगरी के जो प्रोडक्ट है उनके बाइंग डिसीजन प्रोसेस की थर्ड स्टेज हमारी क्या कहलाती है? अवेयरनेस कहलाती है, एवोल्यूशन, इंटरेस्ट या फिर ट्रायल? तो फ्रेंड्स थर्ड स्टेज की बात करें तो वो हमारी कहलाती है इंटरेस्ट। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द कस्टमर ग्रुप हु अडॉप्ट द न्यू प्रोडक्ट एट द एंड आर कॉल्ड एज, यानी कि जो कस्टमर ग्रुप है जो न्यू प्रोडक्ट को अडॉप्ट कर रहा है एट द एंड यानी कि अंत में, तो वो हमारा क्या कहलाता है? लैगार्ड्स, सीकर्स, स्ट्राइप्स या फिर नन ऑफ दीज? तो फ्रेंड्स ऐसे कस्टमर जो कि अडॉप्ट करते हैं किसी भी न्यू प्रोडक्ट को एंड में, तो वो हमारे लैगार्ड्स कहलाते हैं। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कस्टमर सेटिस्फैक्शन और डिससेटिस्फैक्शन इज डिटरमाइंड इन डैश स्टेज ऑफ द कंज्यूमर डिसीजन प्रोसेस, यानी कि ऐसी कौन सी प्रोसेस है जिसके अंदर यानी स्टेज है जिसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि कस्टमर हमारा सेटिस्फाई हो रहा है या डिससेटिस्फाई हो रहा है? इंफॉर्मेशन रिसर्च में, इवैल्यूएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव में, परचेज में या फिर पास्ट परचेज में? तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पे बात करें कि कस्टमर हमारा सेटिस्फाई हो रहा है या डिससेटिस्फाई हो रहा है, तो ये हमारी डिपेंड करती है पास्ट परचेज पे। तो ऑप्शन 4 जो है राइट आंसर है, क्योंकि फ्रेंड्स किसी भी कंज्यूमर की जो डिसीजन प्रोसेस है वो उसकी पास्ट परचेज पे डिपेंड करती है। अगर उसने पास्ट में कोई चीज़ परचेज की है और वो फ्यूचर में या फिर प्रेजेंट में अगेन उसको परचेज करना चाहता है, तो ये बताता है उसको कि वो उसकी जो पास्ट परचेज थी उससे वो सेटिस्फाई था। अगर वो प्रेजेंट या फ्यूचर में उस चीज को परचेज नहीं करना चाहता है तो इट मीन्स वो उस प्रोडक्ट से डिससेटिस्फाइड था। सिर्फ यही कारण है कि अब दोबारा से वो उस प्रोडक्ट को परचेज नहीं करना चाहता। तो पास्ट परचेज ही हमें बताती है कि कस्टमर हमारा सेटिस्फाई है या फिर डिससेटिस्फाई है। तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा 4 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कॉग्निटिव डिसोनेंस। कॉग्निटिव डिसोनेंस क्या होता है? अकर्स विद ऑल प्रोडक्ट, कैन नॉट बी एलिविएटेड वंस इट हैज अकर्ड, या फिर इज डिफाइंड एज पोस्ट परचेज साइकोलॉजिकल टेंशन, या फिर नन ऑफ द अबव? तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक बताऊं तो आप इससे भी समझ सकते हैं कॉग्निटिव जो होता है वो हमारा किस एस्पेक्ट से रिलेटेड होता है, वो हमारा साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से रिलेटेड होता है। और यहाँ पे कॉग्निटिव डिसोनेंस की बात की है, डिसोनेंस से रिलेटेड हमने एक क्वेश्चन जो है वो ऊपर भी डिस्कस किया था। तो फ्रेंड्स ये जो कॉग्निटिव डिसोनेंस है वो हमें बताता है कि जो भी हमारी पोस्ट परचेज साइकोलॉजिकल टेंशन है उससे हमारा ये कॉग्निटिव डिसोनेंस रिलेटेड है। तो ऑप्शन 3 आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट द हायरार्की ऑफ नीड्स इन इट्स ऑर्डर, करेक्ट ऑर्डर बिगिनिंग विद द मोस्ट बेसिक, यानी कि आपको बताना है जो हमारा हायरार्की ऑफ नीड होती है, जो आपने मैस्लो की थ्योरी पढ़ी थी उसमें हायरार्की ऑफ नीड पढ़ी होगी आपने, तो उसमें जो आपको ऑर्डर बताना है यानी कि मोस्ट बेसिक से लेके अपर तक, यानी कि नीचे से लेके आपको ऊपर तक उनकी एक हायरार्की बतानी है। तो देखिए सबसे पहले आया है यहाँ पर्सनल, सोशल, साइकोलॉजिकल। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये फर्स्ट स्टेज पता है तो आपको पता होगा कि फर्स्ट स्टेज में हमारा क्या आता है? साइकोलॉजिकल। देखिए साइकोलॉजिकल किस में है? सेकंड ऑप्शन में है। तो यही हमारा राइट आंसर है। एक बार चेक कर लेते हैं, पहले आता है साइकोलॉजिकल, फिर आता है सेफ्टी, फिर आता है सोशल, फिर आता है पर्सनल एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये हमारा करेक्ट ऑर्डर है। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे हमारा क्या है? राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देयर इज अ क्लोज लिंक बिटवीन। अब यहाँ पर क्या है? क्लोज लिंक बता रहा है ये, एंड ब्रांड डैश एंड ब्रांड लॉयल्टी, यानी कि हमें बताना है कि क्लोज लिंक हमारा किस किस के बीच में है? सोशल क्लास एंड ब्रांड लॉयल्टी के बीच में, हैबिट्स एंड ब्रांड लॉयल्टी के बीच में, परसेप्शन एंड ब्रांड लॉयल्टी के बीच में, या फिर नन ऑफ दीज? तो फ्रेंड्स अगर हम क्लोज रिलेशन की बात करें तो ब्रांड लॉयल्टी हमारा किससे रिलेशन बताता है? हैबिट से, क्योंकि किसी भी चीज को हमें
यूज़ करने का यहाँ पे हैबिट होगी, तो चाहे वो हमें उसके रिगार्डिंग कोई और भी प्रोडक्ट क्यों ना मिल जाए, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट, लेकिन अगर हमें किसी प्रोडक्ट को यूज़ करने की हैबिट होगी तो हम वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ को प्रेफर करेंगे परचेस करने के लिए। इसलिए ब्रांड लॉयल्टी और हैबिट में एक क्लोज लिंक की बात यहाँ पर की गई है, तो ऑप्शन 2 यहाँ पर हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Making connection between two or more ideas or simply observing the outcomes of others' behavior and adjusting one's on behavior according its what type of learning, यानी कि आप दो या दो से अधिक आइडियाज और कुछ देखकर कनेक्शन बनाना, ऑब्जर्व करके आउटकम निकालना, उनसे दूसरों के बिहेवियर के साथ एडजस्ट करना अपने बिहेवियर को, ये किस तरह की लर्निंग कहलाती है? बिहेवियर लर्निंग, लॉन्गनेटिव लर्निंग, ब्रांड लॉयल्टी या फिर नन ऑफ दीज? तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर बात करें तो ये हमारी लर्निंग कहलाती है लॉन्गनेटिव लर्निंग, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, दूसरे के आइडियाज़ को अपने आइडियाज़ से कनेक्ट किया जाता है और अपने जो आउटकम्स होते हैं अपनी जो हमारे जो भी हम बात करें कि बिहेवियर है, दूसरों के बिहेवियर से उसको एडजस्ट किया जाता है, आउटकम्स उससे निकाला जाता है। तो इस तरह की लर्निंग हमारी लॉन्गनेटिव लर्निंग कहलाती है। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, बाइंग सिचुएशन में बी कॉज्ड बाय। अब बाइंग सिचुएशन जो है वो किसके द्वारा यहाँ पर अफेक्ट होती है? अवेयरनेस अबाउट कंपीटिंग ब्रांड्स इन अ प्रोडक्ट ग्रुप, कस्टमर हैज अ डिसीजन क्राइटेरिया, या फिर कस्टमर इज एबल टू इवेल्युएट द डिसाइड ऑन हिज प्रायर चॉइस, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बात की जा रही है जो भी हमारी बाइंग सिचुएशन है वो मे बी कॉज्ड बाय, यानी कि किसके कारण अफेक्ट होती है? ब्रांड्स इन अ प्रोडक्ट ग्रुप, ये बिल्कुल सही है। अवेयरनेस हमारी जो कंपीटिंग ब्रांड है प्रोडक्ट ग्रुप ही उसके द्वारा। साथ ही साथ कस्टमर हैज अ डिसीजन क्राइटेरिया, यानी कि उसका खुद का एक डिसीजन क्राइटेरिया होता है। कस्टमर इज एबल टू इवेल्युएट एंड डिसाइड ऑन हिज चॉइस, वो खुद इस कारण मतलब वो खुद इस एबल होता है कि वो जो भी उसकी चॉइस है उसके अकॉर्डिंग वो डिसाइड करे, इवेल्युएट करे। तो ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। ये सारी सिचुएशन अफेक्ट करती हैं जब भी कोई भी कस्टमर किसी भी चीज को बाय करता है। तो ये सारे ही फैक्टर यहाँ पे क्या है, एक तरह से यहाँ पर बहुत बड़े उसके लिए ड्रॉबैक की तरह काम करते हैं। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर आर इन्फ्लुएंस्ड बाय कल्चर, यानी कि अब हमें बताना है कि यहाँ पर कौन सा एटीट्यूड और बिहेवियर जो है हमारे कल्चर के द्वारा इन्फ्लुएंस होता है। सेंस ऑफ सेल्फ एंड स्पेस, ड्रेस एंड अपीयरेंस, फूड एंड फीडिंग हैबिट्स, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें कल्चर से, तो देखिए फ्रेंड्स, सेंस ऑफ सेल्फ, खुद का एक सेंस होता है और उसके बाद एक स्पेस होता है हमारे कल्चर में जिसको हमें यहाँ पर वो हमें इन्फ्लुएंस करता है। तो ये भी करेक्ट है। साथ में ड्रेस एंड अपीयरेंस, ये भी हमारे कल्चर में आता है, क्योंकि हर कल्चर की एक पर्टिकुलर ड्रेस होता है, एक पर्टिकुलर अपीयरेंस होता है। बहुत मुश्किल होता है हम दूसरे के कल्चर का जो भी ड्रेस है, अपीयरेंस है, उसको अडॉप्ट करें, क्योंकि हर पर्सन अपने कल्चर के अकॉर्डिंग ड्रेस और जो अपीयरेंस है उसको चूज करता है। तो ऑप्शन 2 भी हमारा राइट है। सेकंड है फूड एंड फीडिंग हैबिट, ये भी बिल्कुल डिफरेंट होता है। अगर हम कल्चरल वाइज देखें तो हर किसी का फूड टेस्ट अलग होता है कल्चर के अकॉर्डिंग, तो ये भी इन्फ्लुएंस करता है। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द एक्सपेरिमेंटल प्रोडक्ट पोजीशनिंग इंक्लूड, यानी कि जो एक्सपेरिमेंटल जो है हमारा प्रोडक्ट पोजीशनिंग का वो क्या क्या इंक्लूड करता है? प्रोवाइड सेंसरी स्टिमुलेशन, प्रोवाइड कॉग्निटिव स्टिमुलेशन, बोथ इन, या फिर सोशल मीनिंगफुलनेस। तो फ्रेंड्स अगर यहाँ पे सोशल मीनिंगफुलनेस की जगह में सोशल मीनिंगफुल आता तो ये करेक्ट माना जा सकता था। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल प्रोडक्ट पोजीशनिंग की बात की गई है, तो यहाँ पे सेंसरी स्टिमुलेशन भी हम चेक करते हैं और कॉग्निटिव स्टिमुलेशन को भी हम चेक करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो ऑप्शन 3 होगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी ही हमारे एक्सपेरिमेंटल प्रोडक्ट पोजीशनिंग को यहाँ पे कवर करते हैं। तो ऑप्शन 3 हम यहाँ पर हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ दीज इज रिलेटेड विद मैस्लो बेसिक नीड्स थ्योरी। अब जो मैस्लो की बेसिक नीड्स थ्योरी थी जो भी हमने डिस्कस की थी, उसमें आपने देखा था कि फ्रेंड्स सबसे पहले कौन सी आती है? साइकोलॉजिकल आती है, फिर आती है हमारी सोशल सेफ्टी आती है, फिर आती है हमारी सोशल। तो उसमें ही ये हमारी फिर आती है एस्टीम नीड, फिर आता है हमारी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ये हमारी थी। तो उसमें देखिए फ्रेंड्स, नन ऑफ दिस तो कट गया। डिस्ट्रीब्यूशन नीड भी नहीं आता उसमें, ना ही सेलर्स नीड आता। उसमें आता है हमारा एस्टीम नीड, जो कि फोर्थ नीड है हमारी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो ऑप्शन ए हो जाएगा वो हमारा राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन द बाइंग डिसीजन प्रोसेस व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर अ पर्सन हु फर्स्ट सजेस्ट बाइंग द प्रोडक्ट। यानी कि बाइंग डिसीजन प्रोसेस के अंदर ऐसा कौन सा टर्म है जो कि एक पर्सन के लिए यूज किया जाता है जब किसी भी प्रोडक्ट को बाय करने के लिए सजेस्ट करते हैं। कंज्यूमर, इनिशिएटर, डिसाइडर या फिर इन्फ्लुएंसर। तो फ्रेंड्स, अगर ऐसा कोई भी प्रोडक्ट है डिसीजन प्रोसेस के लिए जो जो भी कोई फर्स्ट टाइम सजेस्ट कर रहा है किसी प्रोडक्ट को, वो तो इनिशिएटर किया जाता है। यानी कि वहां पे वो फर्स्ट टाइम उस प्रोडक्ट को लेने के लिए सजेस्ट कर रहा है तो वो इनिशिएटर है, यानी कि वो इनिशिएट कर रहा है उसको फर्स्ट टाइम परचेस करने के लिए। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज कॉग्निटिव डिसोनेंस। अब फ्रेंड्स देखिए, इसको दोबारा से रिपीट कर दिया कॉग्निटिव डिसोनेंस, लेकिन यहाँ पर क्या है, ऑप्शंस अलग हैं, तो आपको यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग चेक करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर दे रखा है बाइंग बिहेवियर, प्री परचेस बिहेवियर, पास्ट परचेस बिहेवियर या फिर नन ऑफ दिस। तो वहाँ भी हमने फ्रेंड्स बात की थी पोस्ट परचेस साइकोलॉजिकल टेंशन पर डिपेंड होता है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन हमारा 3 करेक्ट है, ये हमारे पास्ट परचेस बिहेवियर को बताता है। तो ऑप्शन 3 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्लुएंसेस कंज्यूमर्स बाइंग बिहेवियर। यानी कि इसमें से कौन सा हमारा इन्फ्लुएंस करता है कंज्यूमर की बाइंग बिहेवियर को। कस्टमर की आइडेंटिटी, कस्टमर की बिलीफ एंड नीड्स, एटीट्यूड्स एंड काइंड ऑफ प्रोडक्ट या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स ये सारे ही फैक्टर जो हैं एक कस्टमर को इन्फ्लुएंस करते हैं, उसकी बाइंग बिहेवियर को डिस्ट्रैक्ट करते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि उसको इम्पैक्ट डालते हैं। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Dash is the culture followed by a group of people within a culture that is definitely identified within a larger society। यानी कि ऐसा कौन सा कल्चर है जो कि एक पर्टिकुलर लोगों के ग्रुप को फॉलो करता है विदिन अ कल्चर, मतलब कल्चर में रहते हुए, और साथ ही साथ आइडेंटिफाई करता है एक लार्ज सोसाइटी को। तो ये वैल्यूज कहलाते हैं, बिलीव्स कहलाते हैं, सब कल्चर या फिर नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स अगर यहाँ पे बात की जाए, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स कल्चर दे रखा है और ये क्या कह रहे हैं, विद इन कल्चर यानी कल्चर के अंदर। तो कल्चर के अंदर क्या आएगा, सब कल्चर भी आते हैं उनके, मतलब एक कल्चर होता है उस कल्चर के अंदर भी सब कल्चर्स होते हैं, यानी कि कैटेगरी डिवाइड होती है। तो इसलिए यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन 3 होगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सोशल क्लास कैन बी सब डिवाइडेड इनटू। यानी कि सोशल क्लास है वो किस में डिवाइड होती है हमारी, अपर क्लास लोअर क्लास, नहीं इसमें नहीं होती। अपर क्लास मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास, ये भी नहीं होती। अपर क्लास, अपर मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास, या फिर नन ऑफ द अबव। तो ये कट गया। हमारी जो सोशल क्लास है वो डिवाइड होती है अपर क्लास, उसके बाद आता है अपर मिडिल क्लास, फिर आता है मिडिल क्लास, उसके बाद आता है लोअर क्लास। तो ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं। In case of dash individual tries to resent the values and beliefs of such a group। यानी कि इस केस में हमें इंडिविजुअल क्या ट्राई करता है और किस वैल्यू को रिजेंट करता है, और साथ ही साथ उस ग्रुप के बिलीव्स को भी। तो यहाँ पर हमें बताना है, ऑप्शन है डिस्क्लेमेंट रेफरेंस ग्रुप, अवॉइडेंस ग्रुप, एस्पिरेशन रेफरेंस ग्रुप या फिर नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बात की जा रही है, अगर हम देखें तो कि कोई भी ग्रुप है अगर किसी भी वैल्यूज एंड बिलीव्स को वो रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एक इंडिविजुअल क्या ट्राई करेगा, वो अवॉइडेंस ग्रुप को ट्राई करेगा, क्योंकि वहां पर उसकी जो बिलीव्स हैं, वैल्यूज हैं, वो उसको क्या करती है, रोकने की कोशिश करती हैं। तो वो क्या करेगा, अवॉइडेंस ग्रुप की तरफ कोशिश करेगा कि वो उन चीजों को वहां से अपनी तरफ से वो उसको अवॉइड कर सके। तो यहाँ पर जो ऑप्शन 2 हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। दी ब्रिटेन वुड ट्विंस कंसिस्ट ऑफ IMF एंड। यानी कि जो ब्रिटेन वुड ट्विंस हैं, जो ट्विंस के नाम से जाने जाते हैं, ट्विन सिस्टर के नाम से, वो कौन है। IMF जिसको हम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड भी बोलते हैं, उसके साथ और कौन सी चीज है या इंस्टीट्यूशन है जो इन्वॉल्व है। वर्ल्ड बैंक, ADB, IDBI या फिर ICICI। तो बहुत सिंपल है फ्रेंड्स, आपको पता होगा जो IMF है उसके साथ वर्ल्ड बैंक है, दोनों का स्टैब्लिशमेंट हुआ था, इसलिए इनको ट्विन सिस्टर भी बोला जाता है, जो ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस में हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स आते हैं क्वेश्चन पे। IMF कमेंस्ड इट्स ऑपरेशन इन द ईयर। यानी कि जो IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, उसने अपना ऑपरेशन स्टार्ट कब किया था, 1948 में, 1950 में, 1947 में या फिर 1952 में। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी, 1947 में IMF ने अपना ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया था। तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं।
द नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड बैंक ग्रुप इज। अब हमें बताना है जो हमारे वर्ल्ड बैंक ग्रुप है उसके अंदर जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं तो उसमें इसके साथ कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व हैं। ऑप्शंस हैं 5, 4, 9, 7। तो पहले तो यहाँ पर आप नंबर बता दीजिए फ्रेंड्स कि वो कितने नंबर्स हैं जो इनके साथ इन्वॉल्व हैं। फिर उसके बाद आपको नाम भी पता होने चाहिए क्योंकि आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड बहुत पूछा जाता है कि वो कौन से हैं, उनके नाम बताइए। तो आपको नंबर के साथ साथ उनके नाम भी पता होने चाहिए कि वो इनके साथ और कौन कौन से हैं जो कि अगर हम बात करें तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप के नाम से जाने जाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 5। अब मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन से हैं। तो फ्रेंड्स फर्स्ट है हमारा IDA, ठीक है। इसकी जो फुल फॉर्म है वो है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। उसके बाद आता है हमारा दूसरा IFC यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। इसके बाद आता है MIGA। MIGA का फुल फॉर्म है मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, नोट कर लीजिएगा इसको आप। फिर आता है हमारा ICSID। इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। इसके बाद जो फिफ्थ आता है वो है हमारा BIPA यानी कि BIPA। इसकी फुल फॉर्म है बायलेटरल इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन एग्रीमेंट, ठीक है। एक बार आप इसको फिर से रिपीट करके वीडियो को इसकी फुल फॉर्म्स नोट कर लीजिएगा। एक बार मैं आपको फिर से रिपीट करा देती हूँ। IDA इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, IFC इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, MIGA यानी मीगा मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, ICSID यानी कि इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, BIPA यानी कि बायलेटरल इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन एग्रीमेंट। तो ये हो गए हमारे टोटल 5 जो कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंदर 5 इंस्टीट्यूशंस के अंदर कवर हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में है कि बिजनेस इज बिकमिंग मोर ग्लोबल बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन इज क्विकर, कम्युनिकेशन इनेबल कंट्रोल फ्रॉम अफार, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन कॉस्ट आर मोर कंडक्टिव फॉर इंटरनेशनल ऑपरेशन, एंड फोर्थ है हमारा यहाँ पर ऑल ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स हमारा जो बिजनेस है ग्लोबल क्यों हुआ। फर्स्ट ये है यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन क्विकर, ये बात बिल्कुल सही है। जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन है वो बहुत जल्दी जल्दी होने लगा। सेकंड है कम्युनिकेशन इनेबल कंट्रोल फ्रॉम अफार। यहाँ पर हमारा जो कम्युनिकेशन जो कंट्रोल है वो बहुत मतलब हम इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं। फिर है ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन कॉस्ट मोर कंडक्टिव फॉर इंटरनेशनल ऑपरेशन। अब बहुत कंडक्टिव हो गई हमारी ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन डी है वो राइट आंसर होगा क्योंकि ये सारे ही ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हैं। नेक्स्ट आते हैं फ्रेंड्स। अब यहाँ पर है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अकाउंटिंग इज अ फंक्शन ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, यानी कि जो अकाउंटिंग जो है वो इंटरनेशनल बिजनेस जो हम करते हैं उसका क्या फंक्शन है। ऑप्शंस है ट्रू, फॉल्स, कांट से या पार्शियल। तो फ्रेंड्स अगर हम इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं तो वहाँ पे मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स होते हैं और आपको पता है जहाँ मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स होते हैं वहाँ अकाउंटिंग की जाती है। तो इसलिए यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमसे बात की गई है कि डैश वाज द इंटरनेशनल रिजर्व क्रिएटेड बाय IMF टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ इंटरनेशनल लिक्विडिटी। तो आपको पता होना चाहिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है वो ऐसा कौन सा रिजर्व किस नाम से क्रिएट करता है जब इंटरनेशनल लिक्विडिटी की प्रॉब्लम कभी भी आती है तो उसको सॉल्व करने के लिए वो एक रिजर्व बनाता है। तो वो किस नाम से बनाता है, SDR से, APR से, SDC से या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे मैं आपको फुल फॉर्म बता देती हूँ। SDR का मतलब यहाँ पर स्पेशल ड्राइंग राइट्स से है। APR का मतलब यहाँ पर अगर हम बात करें फ्रेंड्स तो APR का मतलब यहाँ पर है एनुअल परसेंटेज रेट से। SDC का मतलब यहाँ पर है मेजरिंग डिस्क्लोजर रिस्क से, और नन ऑफ दीज तो यहाँ ऑप्शन हो ही नहीं सकता। तो फ्रेंड्स आपको बताना है, तो आपको पता होना चाहिए जब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है जब रिजर्व क्रिएट करती है तो वो उस रिजर्व को क्रिएट करती है SDR के नाम से। इसलिए यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन ए है वो राइट आंसर होगा। SDR मतलब स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। नेक्स्ट आते हैं हाउ मेनी करेंसीज आर लिंक्ड विद SDR, यानी कि SDR के साथ कितनी करेंसी जो है वो लिंक है, 9, 7, 6 या 5। तो फ्रेंड्स ये भी आपको पता होना चाहिए 5 करेंसीज जो है वो लिंक की गई हैं। आप कौन कौन सी हैं तो आप देख लीजिए।
फर्स्ट है डॉलर, फिर आती है हमारी यूरो, फिर आती है स्टर्लिन पाउंड, उसके बाद आता है अगर हम यहाँ पर बात करें तो चाइनीज रेनमिवी की, और फिफ्थ है हमारी येन। तो ये हमारी 5 करेंसी हैं, डॉलर, यूरो, पाउंड, रेनमी और येन। ये 5 करेंसी हैं जो कि हमारी एसडीआर के साथ लिंक की गई हैं। तो आप इनको नोट कर लीजिए। इसमें हमारी जो रेनमी है, चाइनीज रेनमी, इसको अभी लिंक किया गया है। इससे पहले 4 करेंसी थी, लेकिन अब टोटल 5 करेंसी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। IBRD आल्सो नोन है, यानी कि इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जो है हमारी किस नाम से जानी जाए? एग्जिम बैंक, वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या फिर इंटरनेशनल बैंक। तो फ्रेंड्स, IBRD जो है वो जानी जाती है हमारी वर्ल्ड बैंक के नाम से। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि जो अल्टीमेटली कौन सा, यानी डैश वॉज रिप्लेस्ड बाय डैश ऑन 1 जनवरी 1945। तो आपको पता होना चाहिए क्या चीज थी और किसके द्वारा रिप्लेस की गई थी हमारी 1 जनवरी 1995 में। ऑप्शन है गैट, WTO, WTO गैट, गैट WTO या IMF गैट। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑप्शन तो यहाँ कट जाता है क्योंकि गैट कुछ नहीं होता। WTO गैट हो सकता है, गैट WTO या IMF WTO। तो फ्रेंड्स, IMF भी कट गया क्योंकि यहाँ पर सिर्फ WTO गैट की बात आ रही है, IMF इसमें है ही नहीं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पे हमें लिखना है और किससे रिप्लेस किया गया। तो गैट्स के द्वारा WTO रिप्लेस नहीं किया गया था, ये भी कट गया। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। गैट से रिप्लेस किया गया था हमारा, WTO से रिप्लेस किया गया था गैट को। तो यहाँ आ जाएगा हमारा गैट और यहाँ आ जाएगा हमारा WTO। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी गिवन बाय, यानी कि जो कॉस्ट एडवांटेज की जो थ्योरी है वो किसके द्वारा दी गई है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर हम ऑप्शंस पर आए तो ऑप्शन है डेविड रिकार्डो, एडम स्मिथ, FW टेलर या फिर ऑलिन हैकलर। तो फ्रेंड्स, जो एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज की जो थ्योरी थी वो दी थी हमारी एडम स्मिथ ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है इंटरनेशनल बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक बार इस थ्योरी को आप जरूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में इस थ्योरी से क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। तो एडम स्मिथ की एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये इन्होंने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द थ्योरी ऑफ रिलेटिव फैक्टर एंडाउनमेंट इज गिवन बाय, यानी कि जो रिलेटिव फैक्टर एंडाउनमेंट की थ्योरी है वो किसने दी? डेविड रिकार्डो, एडम स्मिथ, FW टेलर या फिर ऑलिन हैकलर। तो फ्रेंड्स, जो रिलेटिव फैक्टर एंडाउनमेंट की थ्योरी है ये दी थी ऑलिन हैकलर ने। और यहाँ पे ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी है, इसको भी आपको रिवीजन करना है। इंटरनेशनल बिजनेस की जो थ्योरीज हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं। द थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज इज गिवन बाय, यानी कि जो कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज की थ्योरी है ये किसने दी थी? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, डेविड रिकार्डो, एडम स्मिथ, मार्शल या ऑलिन हैकलर। तो फ्रेंड्स, कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज की जो थ्योरी है ये दी थी डेविड रिकार्डो ने। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं फ्रेंड्स, कंपैरेटिव कॉस्ट ट्रेड थ्योरी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए अभी हमने बात की थी कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज की, उसको कंपैरेटिव कॉस्ट ट्रेड थ्योरी भी बोलते हैं। तो ये भी हमारी ऑप्शंस एडम स्मिथ है, डेविड रिकार्डो, गॉटफ्राइड हैबलर या फिर ऑलिन हैकलर। तो फ्रेंड्स, ये थ्योरी दी थी अगेन एडम स्मिथ ने। तो ऑप्शन ए हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं फ्रेंड्स। अब यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि डैश इज द पेमेंट मेथड मोस्ट ऑफन यूज्ड इन इंटरनेशनल ट्रेड विच ऑफर्स द एक्सपोर्टर बेस्ट एश्योरेंस ऑफ बीइंग पेड फॉर द प्रोडक्ट सोल्ड इंटरनेशनली। यानी कि फ्रेंड्स, ऐसा कौन सा मेथड है जिसमें अगर हम इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं, ट्रेड करते हैं, तो वहाँ पे एक्सपोर्टर को ये ऑफर किया जाता है उनके एश्योरेंस के लिए कि जो भी प्रोडक्ट उनसे या सर्विस ली जा रही है वो उसको हम टाइमली पेमेंट कर देंगे उसका। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर हम बात करें इसके अकॉर्डिंग ऑप्शंस की, तो ऑप्शन है बिल ऑफ लेडिंग, लेटर ऑफ क्रेडिट, ओपन अकाउंट या ड्राफ्ट। तो फ्रेंड्स, अगर हम ऑप्शंस पे जाएं तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। लेटर ऑफ क्रेडिट ही हमारा एक पेमेंट मेथड है। इसमें ये एश्योरेंस किया जाता है कि जो भी हम इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे हैं आपस में, उसका पेमेंट टाइमली कर दिया जाएगा। तो ये लेटर ऑफ क्रेडिट एक तरह से यहाँ पे एश्योरेंस का काम करता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
डैश इज ओनली अ लीगल एग्रीमेंट एंड इट इज नॉट अ इंस्टीट्यूशन बट डैश इज परमानेंट इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ पे हमें बताना है ऐसी कौन सी चीज़ थी जो सिर्फ लीगल एग्रीमेंट था लेकिन किसी भी तरह का इंस्टीट्यूशन नहीं था, लेकिन बाद में इसको कन्वर्ट करके परमानेंट इंस्टीट्यूशन बना दिया गया। ऑप्शन है गैट और डब्ल्यूटीओ, डब्ल्यूटीओ गैट, डब्ल्यूटीओ आईएमएफ या फिर आईएमएफ गैट। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम ऑप्शंस पे जाएं तो अगेन यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन ए है राइट आंसर है। गैट एक क्या था, एक लीगल एग्रीमेंट था, लेकिन ये किसी भी तरह का यहाँ पे इंस्टीट्यूशन की तरह काम नहीं कर रहा था। इसके बाद गैट को कन्वर्ट किया गया डब्ल्यूटीओ में, जो कि एक परमानेंट इंस्टीट्यूशन हुआ, जो कि हेल्प करेगा, वही सारे काम करेगा, लेकिन सारे काम यहाँ पर और भी सिस्टमेटाइज तरीके से होने लगे और ये एक परमानेंट इंस्टीट्यूशन भी बन गया। तो गैट को कन्वर्ट किया गया किसमें, डब्ल्यूटीओ में। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि द डब्ल्यूटीओ वाज एस्टैब्लिश्ड टू इम्प्लीमेंट द फाइनल एक्ट ऑफ उरुग्वे राउंड इन द एग्रीमेंट ऑफ, यानी कि जो ऐसी कौन सी चीज थी जिसके जिस एग्रीमेंट में उरुग्वे राउंड का जो फाइनल एक्ट हुआ था उसके अंदर डब्ल्यूटीओ को स्टैब्लिश किया गया, यानी कि ऐसी कौन सी चीज थी जिसका जो फाइनल एक्ट राउंड था उरुग्वे राउंड। और ये भी पूछा जाता है कि जो उरुग्वे राउंड है वो कौन सा था, तो ये 8th राउंड था। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। तो उसमें डब्ल्यूटीओ को स्टैब्लिश किया गया था। ऑप्शन है आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, गैट आप जानते हैं इसका फुल फॉर्म क्या है, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, फिर है यूएनओ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, और ट्रिप्स ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ठीक है, ये इसका पूरा नाम है। तो यहाँ पर आपको बताना है किसके थ्रू हुआ था, तो ये था गैट, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। इसका 8th राउंड था उरुग्वे राउंड, जिसके अंदर ये इम्प्लीमेंट करके डब्ल्यूटीओ को यहाँ पे स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट आते हैं, डब्ल्यूटीओ स्टैंड्स फॉर, बहुत ही सिंपल है फ्रेंड्स, वर्ल्ड टेक्नोलॉजी एसोसिएशन, वर्ल्ड टाइम ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। तो राइट आंसर है सी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। फ्रेंड्स आज का जो प्रैक्टिस सेट है बहुत ही ईजी है, आई होप यहाँ पर आप फुल मार्क्स कवर कर रहे होगे। नाफ्टा, नाफ्टा का फुल फॉर्म क्या होता है, नॉर्थ अफ्रीकन ट्रेड एसोसिएशन, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, नॉर्दर्न अटलांटिक ट्रेड एग्रीमेंट या फिर नॉर्दर्न एसोसिएशन फॉर ट्रेड। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अपन नाफ्टा की तरफ आए तो नाफ्टा का मतलब होता है नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, यानी कि जो नॉर्थ अमेरिकन जितने भी कंट्रीज हैं वो सारी इसके अंदर इन्वॉल्व हैं और उनके बीच में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यहाँ पर किया गया था। तो इसकी फुल फॉर्म है नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जो कि ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हमें क्या प्रोवाइड करती है, रूल बेस्ड मल्टीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम या फिर इक्विटी एंड जस्टिस टू द पीपल, रूल बेस्ड रीजनल ट्रेडिंग सिस्टम या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे थर्ड ऑप्शन में क्या बात करें, रीजनल की, तो ये रीजनल वाइज नहीं होता है, कंट्री वाइज होता है, तो ये ऑप्शन कट गया। फिर आता है इक्विटी एंड जस्टिस टू द पीपल, ये भी कट गया क्योंकि यहाँ पे पीपल की जगह अगर बिजनेस मैन होते या बिजनेस कंट्रीज होती हैं तो हम एक बार को मान सकते थे, लेकिन यहाँ पे पीपल दे रखा है, पीपल के लिए नहीं होता ये पर्टिकुलर, तो यहाँ पे ये भी ऑप्शन कट गया। ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा, रूल बेस्ड मल्टीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम ये हमें प्रोवाइड करती है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं फ्रेंड्स, सिक इंटरप्राइजेस इज रेफर टू, यानी कि सिक इंडस्ट्रीज हैं वो हमें क्या मतलब किससे रिप्रेजेंट करती हैं, सीआईआई से, आरबीआई से, सिडबी से या फिर बीआईएफआर से। तो फ्रेंड्स इनकी फुल फॉर्म आपको पता होगी, ये हमारी सिक इंडस्ट्रीज जो हैं वो हमारी रिप्रेजेंट करती हैं बीआईएफआर से। ठीक है, बीआईएफआर ये हमारी हेल्प करती है, इनका मेन पर्पस ही यही होता है कि जो भी इंडस्ट्रीज हैं, सिक इंडस्ट्रीज हैं, उनको एक तरह से रेमेडी प्रोवाइड करना, उनको किसी भी तरह की कोई भी हेल्प चाहिए तो उनको वो हेल्प प्रोवाइड करना, जिससे कि वो जिस भी सेक्टर में या फिर जिस भी जगह वो वीक हो रही हैं तो वहां पर उनकी हेल्प की जा सके। तो विफ्र यहाँ पर इनको ये एक तरह से हेल्प प्रोवाइड करती हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, अब हम फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इंक्लूड, यानी कि जो फॉरेन एक्सचेंज है उस रिजर्व में क्या क्या इंक्लूड किया गया है, गोल्ड स्टॉक, आयरन, फ्रूट या ऑल ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स
बी कट गया, सी कट गया, तो ऑल ऑफ दी अबव भी अपने आप कट जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर होगा गोल्ड स्टॉक। फॉरेन एक्सचेंज के अंदर जब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो होते हैं उसके अंदर गोल्ड स्टॉक को शामिल किया जाता है, इसलिए यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आते हैं, द बैलेंस ऑफ पेमेंट इज एन सिस्टम। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें बताना है कि क्या चीज आएगी जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का एक सिस्टम है। अकाउंटिंग सिस्टम है बैलेंस ऑफ पेमेंट, सोशल सिस्टम है, एनवायरमेंट सिस्टम है, या टूरिस्ट सिस्टम है। तो फ्रेंड्स बैलेंस ऑफ पेमेंट में अगेन हम क्या करते हैं, मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स करते हैं, ठीक है। तो मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स कहाँ होंगे, वो कौन सा सिस्टम कहलाएगा, अकाउंटिंग सिस्टम, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, विच सेक्शन इज नॉट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, यानी कि इसमें कौन सा सेक्शन है जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का नहीं है। करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट, या फिर लॉस अकाउंट। तो फ्रेंड्स जब हम बैलेंस ऑफ पेमेंट बनाते हैं तो उसमें जो सेक्शंस होते हैं वो होते हैं हमारे करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट, जबकि उसमें लॉस अकाउंट का कोई सेक्शन नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर जो ऑप्शन डी होगा वो हमारा राइट आंसर होगा इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पे नॉट पूछा गया है, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, विच इज नॉट पार्ट ऑफ द करंट अकाउंट, यानी कि करंट अकाउंट का यहाँ पे कौन सा पार्ट नहीं है। मर्केंटाइज एक्सपोर्ट, मर्केंटाइज इंपोर्ट्स, कैपिटल अकाउंट, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम बात करें करंट अकाउंट की, करंट अकाउंट के अंदर किया जाता है जो भी एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट किए जाते हैं उनसे रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स किए जाते हैं करंट अकाउंट के अंदर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन सी कट जाता है, इसी हिसाब से हमारा डी भी कट जाएगा फिर। तो हमारा यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर ये बात की जा रही है नॉट की, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर नॉट की बात की जा रही है। तो यहाँ पर नॉट में आ जाएगा हमारा कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट हमारा करंट अकाउंट का पार्ट नहीं होता है, जबकि मर्केंडाइज एक्सपोर्ट और मर्केंडाइज इंपोर्ट्स ये दोनों हमारे करंट अकाउंट के पार्ट होते हैं, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं फ्रेंड्स, ऑफिशियल रिजर्व्स आर कंपोज्ड ऑफ गोल्ड, एसडीआर एंड डेट एक्सचेंज। तो यहाँ पे हमें बताना है कि जो हमारा ऑफिशियल रिजर्व्स है उसमें हमने गोल्ड को इंक्लूड किया है, एसडीआर यानी स्पेशल ड्राइंग राइट्स जिसको गोल्ड पेपर भी कहा जाता है, एंड ऐसा कौन सा यहाँ पे है जो भी एक्सचेंज में आएगा, कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज, नॉन कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज, सेमी कन्वर्टेबल, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स ऑफिशियल रिजर्व्स में स्पेशली उन्हीं चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है जो कि इजिली कन्वर्टेबल हों और सारी कंट्रीज उनके साथ डील कर पाएं, ठीक है। इसलिए इसके अंदर गोल्ड को इंक्लूड किया गया, एसडीआर को इंक्लूड किया गया, और जो थर्ड है ऑप्शन वो है हमारा कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज, जिनको इजीली कन्वर्ट किया जा सके, हर कंट्रीज इजीली उसमें अपनी डील कर पाए, अपना ट्रेड कर पाए, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वो हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, अब फ्रेंड्स यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द आइटम ऑफ कैपिटल अकाउंट, यानी कि इसके अंदर ऐसी कौन सी चीज है जो कि कैपिटल अकाउंट का पार्ट नहीं है या आइटम नहीं है। एक्सटर्नल असिस्टेंस, डिसबर्समेंट, एनआरआई डिपॉजिट्स, या फिर ऑफिशियल ट्रांसफर्स। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें कैपिटल अकाउंट की तो इसमें एक्सटर्नल असिस्टेंस को इंक्लूड किया जाता है, डिसबर्समेंट जो होते हैं उनको इंक्लूड किया जाता है, एनआरआई डिपॉजिट्स को इंक्लूड किया जाता है, जबकि ऑफिशियल ट्रांसफर जो होते हैं इनको इंक्लूड यहाँ नहीं किया जाता है, इसलिए यहाँ पे नॉट पूछा गया है। तो इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऑफिशियल ट्रांसफर्स। नेक्स्ट आते हैं फ्रेंड्स, विच कॉन्फ्रेंस गिव द वर्ड्स टू द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यानी कि ऐसा कौन सी कॉन्फ्रेंस थी जिसने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स को मॉनेटरी फंड्स जो है ये नाम दिया। ब्रिटेन वुड, कांग्रेस, लिबॉर, या फिर टीडा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम बात करें तो मॉनेटरी फंड्स जो है ये एक तरह से एस्टैब्लिशमेंट या वर्ल्ड या एक नाम की बात करें तो ये दिया था ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस में। मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन कराया था उसमें मैंने आपसे पूछा था ना कि ट्विन कंसिस्ट ऑफ ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस, तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था IMF एंड वर्ल्ड बैंक, इसलिए यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ए, ब्रिटेन वुड। ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, इनको ट्विन सिस्टर के नाम से भी जाना जाता है, ट्विन कॉन्फ्रेंस, ट्विन सिस्टर, ट्विन इंस्टीट्यूशंस। तो यहाँ पर आप इसको याद रखिएगा, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा आज का। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए,
किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं आपसे और भी अच्छी वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।